हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 4 चरण पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं पंचम चरण, जो कि संयुक्त वृत्त राजस्थान, जिसका गठन किया गया था 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ अपने गठन के बाद से ही निरंतर अशांत था। अतः 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के शासक एवं मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया और मत्स्य संघ के उत्तर प्रदेश या राजस्थान में विलय के लिए वार्ता की। या मत्स्य संघ के उत्तर प्रदेश या मत्स्य संघ को कहा गया कि चाहे तो उत्तर प्रदेश में विलय विलय करो अपना, या राजस्थान में वार्ता की। और अलवर और करौली के शासकों ने राजस्थान में विलय के लिए सहमति व्यक्त की। अलवर और करौली किस में शामिल होने के लिए सहमत थे? अलवर और करौली। मगर भरतपुर और धौलपुर के शासक अपने राज्यों को राजस्थान में विलय के लिए सहमत नहीं हुए। फिर 23 मार्च 1949 को इन शासकों से वीपी मेनन ने पुनः वार्ता की। जब इनमें मतभेद थे कि भाई अलवर और करौली तो राजस्थान में विलय के लिए सहमत हो गए, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के शासक है ना, वो इसके सहमत नहीं थे। तो 23 मार्च 1949 को इन शासकों के वीपी मेनन ने पुनः वार्ता की और भरतपुर ने भी राजस्थान में विलय की सहमति दे दी थी। धौलपुर के शासक ने प्रजा की इच्छानुसार निर्णय लेने की बात कही। धौलपुर हमेशा ही पीछे पड़ा रहा। उसमें भी जब प्रजामंडल आंदोलन ये सबसे बाद में रियासतों के एकीकरण पर विलय पत्र पर साइन किए थे। इसी प्रकार भरतपुर ने भी फिर बाद में वीपी मेनन ने वार्ता की थी, तो भरतपुर ने भी सहमति दे दी थी। फिर धौलपुर के शासक अपनी ये निर्णय किस पे छोड़ दिया कि भाई प्रजा जैसे कहेगी मैं वैसे ही कर लूँगा। फिर भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर देव समिति गठित की गई थी। तो भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो शंकर राव देव समिति का गठन किया गया था। और समिति के अन्य सदस्य कौन थे? आर के सिद्धावर और प्रभुदयाल। ये इंपॉर्टेंट है कि शंकर राव देव समिति कब किस लिए गठित की गई थी? भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए की गई थी और राजस्थान के एकीकरण के समय गठित की गई थी। और समिति के अन्य सदस्य आर के सिद्धावर और प्रभुदयाल थे। भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को मिला दिया। और इससे पूर्व 10 मई 1949 को मत्स्य संघ के चारों शासकों ने वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ के विलय पर अपनी सहमति प्रदान की थी। तो मत्स्य संघ कब उसमें शामिल हो गया था? वृहत राजस्थान में 10 मई 1949 को। वृहत राजस्थान में सहमति कब जताई थी इन्होंने? 10 मई 1949 को। और वहाँ के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इसे संयुक्त वृहत राजस्थान, जब मत्स्य संघ का विलय इसमें वृहत राजस्थान में कर दिया गया तो इसका क्या नाम दिया गया? संयुक्त वृहद राजस्थान नाम दिया गया। अब छठा चरण है राजस्थान संघ। जनवरी 1950 संयुक्त वृहत राजस्थान में अब आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया। जब मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया तो संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया। और जब संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर ये तहसीलें आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़ दिया गया और शेष सिरोही की को मिला दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। जब सिरोही का शेष भाग मिला, आबू व दिलवाड़ा रह गए थे इनको छोड़कर, जब इसको क्या नाम दिया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ नाम दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध सिरोही और राजस्थान में व्यापक आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन में गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने भी भाग लिया। भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार का आश्वासन देने पर ही आंदोलन समाप्त हुआ था। सरदार पटेल सिरोही को गुजरात में शामिल करना चाहते थे। अतः अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को वल्लभ भाई पटेल के पास एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है और सिरोही का राजस्थान में मिलाना लगभग तय सा हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट। और सिरोही का अर्थ क्या लिया गया? भाई गोकुल भाई भट्ट। बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान नहीं चला सकते। 8 नवंबर 1948 को सिरोही का शासन
प्रबंध भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। फिर सिरोही का शासन प्रबंध भारत सरकार ने 8 नवंबर 1948 को सिरोही का शासन किसके हाथ में आ गया? भारत सरकार के। 5 जनवरी 1949 को सिरोही रियासत को बम्बई प्रांत में, 5 जनवरी को सिरोही रियासत को बम्बई में कब मिलाया गया था? 5 जनवरी 1949 को। इस कारण राजस्थान की जनता में काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया और 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने उदयपुर आए। तब वहाँ के कार्यकर्ताओं ने नेहरू को सिरोही की समस्या से अवगत कराया। दिल्ली लौटते वक्त नेहरू जी ने सरदार पटेल को पत्र भेजकर बताया कि राजस्थान कार्यकर्ताओं का जिस पर्सन पर सर्वाधिक रोष है वह है सिरोही। सरदार पटेल ने नेहरू को इस पत्र का जवाब देते लिखा कि सिरोही के संबंध में मेरी इन लोगों से कई बार बातचीत हुई है। सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सिरोही गुजरात में ही होना चाहिए। उन्हें सिरोही नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उनकी यह मांग सिरोही को राजस्थान के बिना भी पूरी की जा सकती है। अतः सरदार पटेल ने 26 जनवरी 1950 को पर्यटक स्थल माउंट आबू और देलवाड़ा का एक भाग बम्बई प्रांत को, तथा इस समय गुजरात राज्य नहीं था और गुजरात 1960 में राज्य बना था, जबकि गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथल गांव सिरोही का शेष भाग राजस्थान को दे दिया गया। कि लोगों की डिमांड थी कि हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, तो फिर गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था हाथल गांव में, तो सिरोही का वह भाग जो हाथल गांव आता था वह तो राजस्थान को दे दिया गया और बाकी का आबू और देलवाड़ा का बम्बई प्रांत को दे दिया गया। ये बात है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को राजस्थान शब्द व इसकी राजधानी जयपुर को संविधान के द्वारा विधिवत घोषित कर दिया गया। राजस्थान शब्द प्रयुक्त करने पर राजधानी जयपुर बनाने के लिए डॉक्टर पी सत्यनारायण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। जयपुर को राजधानी बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? डॉक्टर पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इसका नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है और इन्हीं की सिफारिश पर संवैधानिक तौर पर राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। अब 7वां चरण देखते हैं। राजस्थान 1 नवंबर, अब वर्तमान जो राजस्थान है जो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव यह मांग रही थी कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतों वरण अजमेर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। सन 1952 के आम चुनावों के बाद अजमेर में हरिबाहु उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहाँ का नेतृत्व यह दलील होने लगा था कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि अजमेर राजस्थान में मिला देना चाहिए। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान, तो अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में कब विलय किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। और किसकी सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि सिफारिश की किसने करी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में गठित और सिफारिशों के अनुसार सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसील, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर के मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला लिया गया। क्या क्या मिलाया गया? राजस्थान में सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसील, मध्य प्रदेश की मंदसौर जिला की मानपुर तहसील और सुनेल टप्पा का और अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र राजस्थान मिला, तथा राज्य के कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में विलय कर राजस्थान का एकीकरण हुआ। इसी दिन राजशाही के अंतिम दिन अवशेष राज प्रमुख के पद को, अब पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था एकीकरण के समय, तो ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर राज्यपाल पद सर्जित किया गया था। तो राज्यपाल का पद सर्जित कब किया गया था? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा सर्जित किया गया था 1956 में। और लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हुई। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। राजस्थान की रियासत में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे नई रियासत झालावाड़ थी और सबसे बड़ी रियासत देखें तो जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। राजस्थान के राज प्रमुख महाराज सवाई मान सिंह को रियासती सेनाओं के राष्ट्रीयकरण के पश्चात रियासती सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। इसी तरह सभी संघों को मिलाकर बने वृहद राजस्थान का क्षेत्रफल 1,28,424 वर्ग मील, आबादी 1.53 करोड़ और वार्षिक आय 18 करोड़ रुपए थी। संविधान के अनुसार भारत के 3 श्रेणी के राज्य थे। भाग ए में ब्रिटिश काल के प्रांत, ब में रियासतों के विलय से बने राज्य तथा स में
ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर वाले छोटे छोटे थे। राजस्थान ब भाग में, क्योंकि देसी राजाओं का राज था तो यह ब भाग में शामिल था। 7वें संविधान संशोधन के जरिए जब भाग ए और ब से का भेदभाव समाप्त कर दिया गया था, राजस्थान के राज प्रमुख का पद भी समाप्त हो गया, उसके स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाने लगी। और राजस्थान के रियासतों के विलय के पश्चात उनके शासकों को प्रीवी पर्स के रूप में राशि दी जाती थी। यह राशि अलवर को 5,20,000 रुपये, ये जो 10 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स के रूप में राशि दी जाती है, वह उसको क्या कर दिया गया, अलवर की तो 5,20,000, भरतपुर को 5,02,000, धौलपुर को 2,64,000, करौली को 1,05,000, बांसवाड़ा को 1,26,000, बूंदी को 2,81,000, डूंगरपुर को एक, ये सब याद करने योग्य नहीं है इतना, बस इम्पोर्टेंट इसमें इतना ही था कि 3 श्रेणी के राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और सबसे छोटी बड़ी नई पुरानी सारी रियासतें हमने देख ली हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये जो सारे एकीकरण के चरण पढ़े हैं उनमें क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारणी दी हुई है, तो हम इसको एक बार एक वीडियो बनेगा तो इसमें देखते हैं। और नहीं अगर आपको दिखाई देता है देखते हो, अगर इस वीडियो उचित लगा, अगर आप लोगों को कमेंट आए तो इस पर भी वीडियो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा था प्रजामंडल आंदोलन, वो भी पढ़ेंगे। फिर लोक देवता और देवियाँ हमने पढ़ ली थी। फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक शुरू करते। पहले हम करेंगे प्रजामंडल आंदोलन वाला जो टॉपिक उसके बच रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।